सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सल्तनतों के साथ की जाती है, क्योंकि इस सल्तनत का राज हमारी दुनिया के एक बड़े इलाके पर तो हुआ ही करता था, साथ ही साथ ये लगभग 700 से 800 साल तक लगातार कायम रही थी। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे खास इंसान के बारे में बताएंगे कि जिसको सल्तनत उस्मानिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सन खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस रिजर्वेशन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है, इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो बनते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो आज की। सल्तनत उस्मानिया हम सभी जानते हैं, और सल्तनत में जितनी भी वीडियो जितने भी बादशाह गुजरे हैं उन सब की मैं बारी बारी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे वीडियो मेरे हाथ लग रही है मैं वैसे वैसे वीडियो आप लोगों को सामने रख रहा हूँ। और आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सल्तनत उस्मानिया में सबसे ज़्यादा जो ख़त्म होने का जो मामला था, सबसे बड़ा यानी कि गद्दार था, वो शख्स कौन था जिसको आले सऊद कहा जाता है। सल्तनत उस्मानिया का सबसे बड़ा गद्दार उसी को माना गया है। उसकी वजह से पूरी अरब कंट्री में सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत ख़त्म हुई है, उसकी गद्दारी की वजह से। तो आइए उस शख्स के बारे में जानते हैं हम लोग, कौन था वो गद्दार इंसान जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया को सबसे ज़्यादा अहम रोल मिला ख़त्म होने में। तो बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। सल्तनत उस्मानिया की गिनती हमारी दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सल्तनतों के साथ की जाती है, क्योंकि इस सल्तनत का राज हमारी दुनिया के एक बड़े इलाके पर तो हुआ ही करता था, साथ ही साथ ये लगभग 700 से 800 साल तक लगातार कायम रही थी। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे खास इंसान के बारे में बताएंगे कि जिसको सल्तनत उस्मानिया के इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है। एक ऐसा गद्दार कि जिसके बारे में अगर ये कहा जाए कि इसने सल्तनत को खत्म करने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया था, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यही वो गद्दार था कि जिसकी मदद से अंग्रेज सल्तनत उस्मानिया से अरब का बड़ा इलाका छीनने में कामयाब हो गए थे, जो आगे जाकर सल्तनत उस्मानिया के कमजोर होने और खत्म होने की बहुत सारी वजहों में से एक वजह बना था। तो दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के इस सबसे बड़े गद्दार को इतिहास में शरीफ मक्का के नाम से जाना जाता है। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि शरीफ मक्का किसी इंसान का नाम नहीं हुआ करता था, बल्कि ये तो एक पोजीशन हुआ करती थी। जिस शरीफ मक्का की मैं बात कर रहा हूँ उसका असली नाम तो हुसैन बिन अली था। दोस्तों, अगर बात करें शरीफ मक्का की पोजीशन के बारे में, तो आपको बताता चलूं कि ये पोजीशन 10वीं सदी में फातमी सल्तनत की तरफ से शुरू की गई थी। इस पोजीशन पर बैठने वाले इंसान की ये जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वो मक्का मदीना जैसे शहरों में आने वाले दुनिया भर के मुसलमानों की अच्छी तरह से खिदमत करे, यानी उनकी देखभाल करे, उनको सारी फैसिलिटीज दे। इसके अलावा मक्का और मदीना शहर में जो खास पवित्र स्थल हैं, उनके सारे कामों को भी मैनेज करे, यानी उनकी अच्छी तरह से देखभाल करे। यही वजह है कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस पोजीशन पर बैठने वाले इंसान को बहुत ज्यादा इज्जत भी दिया करते थे, क्योंकि जाहिर है इस इंसान को एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई होती थी कि जिस जिम्मेदारी को दुनिया का हर मुसलमान लेना चाहता था, मगर जाहिर है ये तो किस्मत वालों को ही मिला करती थी। दोस्तों, हुसैन बिन अली को सल्तनत उस्मानिया के मशहूर और आखिरी ताकतवर सुल्तान यानी अब्दुल हमीद सानी के ऑर्डर पर 1908 में शरीफ मक्का बनाया गया था। ये इस मुकद्दस पोजीशन पर बैठने वाला 77वां इंसान था, साथ ही साथ सेकंड लास्ट इंसान भी था, क्योंकि इसके बाद इस पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ इसका बेटा ही कुछ वक्त के लिए बैठ सका था, वरना तो उसके बाद ये पोजीशन कि जो पिछले 1000 साल से चली आ रही थी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। दोस्तों, अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस गद्दी पर जो भी बैठा करता था उसको पूरी दुनिया के मुसलमान बड़ी इज्जत की नजर से देखा करते थे और उसकी हर बात मानने के लिए तैयार रहा करते थे। बस इसी चीज का हुसैन बिन अली ने फायदा उठाया और इस तरह से तुर्कों की पीठ में छुरा घोंपा कि जिसके बारे में उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, और इतना नुकसान पहुंचाया कि जितना नुकसान कभी सल्तनत उस्मानिया को उसके दुश्मन भी न पहुंचा सके थे। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि जब अंग्रेजों को इस बात का पूरी तरह से यकीन हो गया कि वो सल्तनत उस्मानिया को सही तौर पर टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके सबसे बड़े जासूस कि जिसको लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जाना जाता है, उसने शरीफ मक्का का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने सबसे पहले शरीफ मक्का को ये लालच दिया कि अगर हम लोग तुम्हारी मदद से तुर्कों को हराकर उनको अरब के इलाके से निकालने में कामयाब हो गए, तो तुमको एक ऐसी सल्तनत दी जाएगी कि जिसमें पूरी की पूरी अरब दुनिया शामिल होगी। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि उस दौर में अरब सिर्फ सऊदी अरबिया को नहीं, बल्कि इसके साथ साथ ओमान, यमन, सीरिया, इराक, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इस जैसे बहुत सारे इलाके शामिल थे। तो जाहिर है ये शरीफ मक्का के लिए एक बहुत बड़ा लालच था। बस इसी लालच में आकर उस दौर के शरीफ मक्का ने यानी हुसैन बिन अली ने तुर्कों से गद्दारी करके अंग्रेजों का अंदरूनी तौर पर साथ देना शुरू कर दिया, और यकीनन तुर्कों के ऊपर वो ऐतिहासिक मिसाल सही साबित हुई कि जिसमें ये कहा जाता है कि हमको हमारा दुश्मन भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है कि जितना नुकसान वो गद्दार पहुंचा सकता है कि जो खुद हमारे गैंग में शामिल है, क्योंकि शरीफ मक्का ने अंदरूनी तौर पर सल्तनत उस्मानिया को वो खतरनाक चोट दी कि जिसकी वजह से वो टुकड़े टुकड़े होकर रह गई।
हुसैन बिन अली की तुर्कों के खिलाफ यह खतरनाक बगावत सन 1916 में शुरू हुई। सबसे पहले हुसैन बिन अली ने अपनी 5000 सिपाहियों की मदद से मक्का पर हमला किया। जिस वक्त हुसैन बिन अली की 5000 की फौज मक्का पर हमला कर रही थी, उस वक्त मक्का शहर में उस्मानियों के सिर्फ 1000 फौजी ही मौजूद थे, क्योंकि ज्यादातर फौजी तो गालिब पाशा की कमान में ताइफ शहर में मौजूद थे। 3 हफ्ते की लगातार खूनी जंग के बाद हुसैन बिन अली की फौज मक्का शहर में तुर्कों को हराने में कामयाब हो गई थी। हुसैन बिन अली ने जिस फौज की मदद से मक्का में मौजूद तुर्कों को शिकस्त दी थी, ये फौज दरअसल अंग्रेजों के एक बड़े ऑफिसर ने सूडान से रवाना की थी। मगर आपको बताते चलें कि मदीना शहर पर कब्जा करने के लिए हुसैन बिन अली और अंग्रेजों की इस ताकतवर फौज को भी लगातार 3 साल तक कड़ी मेहनत करना पड़ी थी, और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया था फखरी पाशा की वजह से। फखरी पाशा सल्तनत उस्मानिया के इतिहास का वही सिपाही है कि जिसको आज भी मदीने के मुहाफिज के तौर पर याद किया जाता है। इसने बहुत कम फौजियों की मदद से अकेले 3 साल तक अंग्रेजों की इस ताकतवर फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ मदीना की एक साइड से हुसैन बिन अली अपनी ताकतवर फौज लेकर पहुंच गया था, तो वहीं मदीना की बची हुई बाकी 3 साइड से भी उसके तीनों बेटे अपनी अपनी फौजें लेकर पहुंच गए थे। मगर उसके बावजूद भी छोटी सी फौज की मदद से ही ऐसे खतरनाक माहौल में न सिर्फ फखरी पाशा ने मदीना शहर की हिफाजत की, बल्कि हिजाज रेलवे लाइन को भी महफूज रखा। आपको बताते चलें कि 1917 में मदीना शहर में 130 जबकि 1918 में 100 बड़े हमले किए गए थे। अप्रैल 1918 तक मदीना शहर पर 100 बड़े बम भी गिराए जा चुके थे। आखिरकार अक्टूबर 1918 में ही सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने फखरी पाशा को सरेंडर करने का ऑर्डर जारी किया, यानी ये कहा कि अब हथियार डाल दिए जाएं, क्योंकि इतनी कम फौज की मदद से हम लोग इन लोगों से नहीं जीत सकते हैं। मगर फिर भी फखरी पाशा ने ये ऑर्डर पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया और बगैर किसी बाहरी मदद के जनवरी 1919 तक मदीना शहर की हिफाजत करते रहे। मगर आखिर में बाहर से कोई मदद न मिल पाने की वजह से खाने की और हथियारों की बहुत ज्यादा कमी हो गई, जिसकी वजह से अब मजबूरी में फखरी पाशा को हथियार डालने पड़े, और इस तरह से सल्तनत उस्मानिया के हाथों से हमेशा हमेशा के लिए अरब का ये पूरा इलाका चला गया, जो आगे जाकर सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का भी सबब बना। एक लंबे अरसे की मेहनत के बाद जब ये लोग मदीना शहर पर कब्जा करने में कामयाब हो गए, तो इन लोगों ने लगातार 12 दिन तक पूरे मदीना शहर में खूब लूटपाट की। इसके बाद शरीफ मक्का ने अपने आप को खलीफा कहलवाना भी शुरू कर दिया। हालांकि आपको बताते चलें कि उससे पहले अपने आप को खलीफा कहलवाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों के पास ही हुआ करता था। मगर जाहिर है इस जीत के बाद अब शरीफ मक्का ने अपने आप को खलीफा समझना शुरू कर दिया था। दोस्तों, शरीफ मक्का यानी हुसैन बिन अली ने अंग्रेजों की सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जो मदद की थी, इसके बदले में अंग्रेजों ने इसके एक बेटे यानी फैसल को इराक का बादशाह बना दिया, तो वहीं दूसरे बेटे को भी उर्दन का इलाका दे दिया। मगर किस्मत का सितम देखिए कि शरीफ मक्का ने कभी नहीं सोचा था कि जिस इलाके को वो अपने इस चालाकियों के जरिए से हासिल कर रहा है, वो पूरा इलाका उसके पास से चंद लम्हों में ही निकल जाएगा। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि 1924 में ही इसके एक पुराने और कट्टर दुश्मन कि जिसको इब्ने सऊद के नाम से जाना जाता था, उसने इसके ऊपर हमला कर दिया। आपको बताते चलें कि उस दौर में इब्ने सऊद की हुकूमत नजद यानी रियाद के इलाके पर हुआ करती थी। उसके हाथों हार की वजह से अब हुसैन बिन अली को अरब के इलाके से भागना पड़ा और 1931 में इसकी मौत भी हो गई। उसके बाद से ही इस पूरे इलाके पर इब्ने सऊद की औलादें ही राज कर रही हैं, और आज भी आप लोग इस इलाके की गद्दी पर इब्ने सऊद की औलादों को ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। सल्तनत उस्मानिया का सबसे बड़ा गद्दार इसे कहा जाता है। ये उसकी पूरी स्टोरी थी, पूरी कहानी थी, और ये तो बात हकीकत है। तमाम जितनी भी सल्तनत ज़्यादातर ख़त्म हुई, सब गद्दारी की वजह से ख़त्म हुई, या कुछ उन बादशाहों की ख़राबियों की वजह से क्या बोलते ख़त्म हुई। तो हम और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह चाहते हो सल्तनत उस्मानिया की और तमाम वीडियो और जो बादशाह गुजरे हैं उनकी वीडियो या जो भी सल्तनत उस्मानिया से टच वीडियो होंगी, मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा। और इस वीडियो को भी आप लोगों ने देखा, उम्मीद अच्छी लगी होगी। जो आपको वीडियो को जितना चाहो सके शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।